आज हम चर्चा करेंगे मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति विभिन्न कारणों से होती है। उसमें पहला हम लें तो मौद्रिक कारण सबसे प्रमुख हैं। देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के कारण कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। विकासशील देशों में, विशेषकर भारत में हम लें तो योजनाबद्ध विकास के कारण सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई। योजनाओं की पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में व्यय किया गया। नतीजे में लोगों की आय में वृद्धि हुई, जिससे कि मांग बढ़ी, किंतु उस अनुरूप उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। नतीजे में कीमतों में वृद्धि होती रही। इसके अलावा घाटे का बजट भी एक कारण होता है, जिसके से कि कीमतों में वृद्धि होती है। दूसरा कारण है कि उत्पादन धीमी दर से बढ़ना। औद्योगिक उत्पादन विशेषकर यदि मांग के अनुरूप नहीं बढ़ पाता है तो ऐसे में कीमतों में वृद्धि होने लगती है। और चूँकि लोगों की जेब में पैसा जा रहा है, मांग में वृद्धि हो रही है, तो ऐसे में कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला देखें हम कि कई बार वस्तुओं की लागतों के बढ़ने के कारण भी कीमतों में वृद्धि होने लगती है। जैसे औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें उनकी लागत बढ़ने के कारण भी बढ़ने लगती है। उसमें संभव है कि मजदूरी बढ़ाना या बिजली की ऊंची दरें या ब्याज की ऊंची दरें या परिवहन की लागत बढ़ना, इन सब कारणों से औद्योगिक उत्पादन की लागतें बढ़ती है। नतीजे में कीमतें बढ़ने लगती हैं। इसी के अलावा कृषि में हम देखें तो उर्वरकों की कीमतें यदि बढ़ गई है या कृषि उत्पादन में काम आने वाले यंत्रों की कीमतें बढ़ गई है, बिजली की कीमतें बढ़ गई है, तो भी उत्पादन की कीमत बढ़ेगी। इसके बाद अगली बात है कि यदि आयात ऊंचे कीमतों पर किया जा रहा है तो ऐसे में देश में कीमतें बढ़ेंगी। जैसे भारत में हम देखें तो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें यदि हमारी बढ़ी हुई होंगी आयातित की, तो नतीजे में देश में उनसे संबंधित सभी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति आ जाती है। इसके बाद है कि कुछ वस्तुओं की प्रशासित कीमतें होती है या नियंत्रित कीमतें होती है। सरकार उन वस्तुओं की कीमतों को पहले से तय कर लेती है। तो ऐसे में भी जैसे हम लें कि उर्वरक की कीमत तय कर ली है या इस्पात की कीमत तय कर ली है, तो भी कीमतें बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा एक और कारण है कि यदि बाज़ार में प्रत्याशाएं, जिसको हम एक्सपेक्टेशंस कह लें, उसका भी प्रभाव होता है। यदि बाज़ार में यह धारणा हो जाए कि कीमतें बढ़ने लगेंगी, तो ऐसे में भी कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति आती है। इसके बाद हम आते हैं कि मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या होंगे। तो मुद्रास्फीति के प्रभावों को हम देखना चाहें तो देखते हैं कि उपभोक्ता पर क्या प्रभाव होता है। उपभोक्ता के लिए सामान्यतः कीमतें बढ़ना नुकसान की स्थिति होती है, विशेषकर स्थिर आय वाले व्यक्तियों के संदर्भ में। जो वेतनभोगी कह लें हम, या पेंशन भोगी कह लें, या श्रमिक कह लें, जिनकी की आय उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती, ऐसे में उनकी मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, जिससे कि विपरीत प्रभाव होता है। उत्पादक के दृष्टिकोण से लें तो लाभ की स्थिति होती है, क्योंकि कीमतें बढ़ने पर
उसके लाभ बढ़ने की संभावना होती है, वो और अधिक बिक्री करना चाहेगा और अधिक उत्पादन करना चाहेगा, तो सामान्यतः हम मानते हैं कि उत्पादक के लिए ये अच्छा होता है। तीसरा हम देखें कि ऋणदाता के लिए यह हानिकारक होता है, क्योंकि जब उधार दिया था पैसा तब उसकी क्रय शक्ति ज़्यादा थी, और जब उधार उसे वापस लौटाया जाएगा तब क्रय शक्ति कम हो चुकी होगी। जबकि दूसरी ओर देखें तो जो ऋण लेने वाला है उसके लिए यह लाभ की स्थिति मानी जाती है। इसके अलावा मुद्रास्फीति से बचत में कमी आती है और आय के वितरण में भी असमानता बढ़ती है कि धनी व्यक्ति की आय ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है। इसके बाद आता है कि चूँकि देश में कीमतें यदि बढ़ रही है, मुद्रास्फीति है, तो निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की बाज़ार की कीमत ऊंची रहेगी। ऐसे में संभव है कि निर्यात कम होने लगे। दूसरा है कि मुद्रास्फीति जब होगी तो आपकी योजनाओं की लागतें बढ़ने लगेगी। ऐसे में सरकार का बजट घाटा बढ़ने लगता है। मुद्रास्फीति के कारण कई दिक्कतें व्यक्तियों को उपभोक्ता की हैसियत से या सरकार को देखें तो बजट घाटे के नाते होती है। अब आता है कि हम इसका नियंत्रण कैसे करें इस पर। तो पहला हम लेते हैं उसमें कि मौद्रिक उपाय क्या किए जाते हैं। सामान्यतः मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा और साख की पूर्ति पर नियंत्रण किया जाता है। कोशिश की जाती है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख की मात्रा में कमी लाई जाए। इसके लिए बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद कोषानुपात या वैधानिक तरलता अनुपात आदि उपायों को लिया जाता है और ब्याज दर को बढ़ाया जाए ताकि बाजार में उधार में कमी आए, साख की मात्रा में कमी हो। और इसी के साथ दूसरी तरफ राजकोषीय उपाय लें हम, तो उसमें है कि प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करके सरकार व्यय योग्य आय को कम कर सकती है, बाज़ार में मांग को कम करने का उपाय कर सकती है। दूसरा है कि सरकारी व्यय में कमी करके अर्थव्यवस्था में मांग को कम कर सकती है, क्योंकि व्यय यदि कम होगा तो लोगों की आय भी कम होगी और नतीजे में बाज़ार में मांग कम होने लगेगी। तीसरा है कि सार्वजनिक ऋण को बढ़ाया जाए, व्यक्तियों से छोटी बचतें या दूसरे उपायों से ऋण जुटाया जाए ताकि वर्तमान में उनकी जेब से पैसा निकल जाए और उनकी मांग कम हो जाए। इसके साथ ही बजट घाटे को कम किया जाए ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। और इसके साथ इसके अलावा उपायों में हम लें तो उत्पादन में वृद्धि करके आयात को बढ़ाकर हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना सभी समाज के सभी वर्गों के लिए बेहतर होता है, क्योंकि अनियंत्रित मुद्रास्फीति देश के लिए या अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है। इसके बाद हम अगले भाग में मुद्रा अस्फीति और दूसरी भागों की चर्चा करेंगे।